और इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे सिरसागंज के सभी भाइयों बहनों, आज अपरिमित भक्ति और अपरिमित सत्य के प्रतीक बजरंगबली हनुमान की जयंती है। आज सत्य में हनुमान जयंती की हृदय से बधाई देता हूं और सबको मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर चुनाव अपने पूरे उत्साह के साथ संपन्न हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर पूरे देश की नजरें हैं, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और दोनों चरणों के चुनाव में कुल 16 सीटों पर लोकसभा का चुनाव अब तक संपन्न हुआ है। और अगर आपको मैं अग्रिम परिणाम बताऊं तो कांग्रेस 0, सपा 0, बसपा 0 और भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर विजयी होकर के 2014 की पुनरावृत्ति और उससे भी आगे जाकर के परिणाम प्राप्त कर रही है। सचमुच मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश के इन मतदाताओं का, जिन्होंने जातिवाद की राजनीति को, मत और मजहब में विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि देते हुए मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का एक जो नया अलग जगाने का कार्य पूरे देश के अंदर हुआ है, विकास की सकारात्मक राजनीति को हाथों हाथ लिया है और आज उसका परिणाम है कि जातिवाद की दीवारें दरकती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वाभाविक भी है, ये वोट है। चुनाव के दौरान हमारे द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि हम सबका एक प्रतीक होता है। वह प्रतिनिधि हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कैसा नेतृत्व हमें देना है, किस प्रकार का नेतृत्व हमें देना है, ये हम सबका एक प्रतीक होता है कि हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व कौन सा व्यक्ति करेगा। भाइयों बहनों, मैं आज से 20 दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। टिकट वितरण के कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। मेरे पास समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा देखिए, मैं लखनऊ 1 घंटे में पहुंचूंगा, 1 घंटा रहूंगा, उसके बाद फिर मुझे आगे कार्यक्रम में जाना है। तो उन्होंने कहा 1 घंटे के अंदर मैं आपके पास आ जाता हूं। उनका नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह। 6 बार एमएलए बने, वर्तमान में एमएलसी हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा, चौधरी साहब बताइए कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आया हूं आपके पास इस बात को लेकर के कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। तो मैंने कहा हम लोग तो टिकट दे चुके हैं। उन्होंने कहा बिना शर्त में आ रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए बहुत प्रतिष्ठा कमाई है। अब मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। उसी समय उनका लड़का जो शामली का जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है बोल पड़ा। उसने कहा साहब हम लोग इसलिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जब घर में जाते हैं तो घर की महिलाएं हमें इस बात के लिए हमेशा धिक्कारती हैं, जब समाजवादी पार्टी का झंडा हमारी गाड़ियों में देखती है घर की महिलाएं, तो कहती है कि आप गुंडों का झंडा लेकर के घर में चले जाते हो। और इसलिए इस गुंडों के झंडे को हमेशा के लिए तिलांजलि देना चाहते हैं। मैंने कहा कैसे आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हो गई हैं, कोई ऐसे अटैक नहीं हो सकता, किसी बहन बेटी का अपहरण नहीं हो सकता, केराना और कांदरा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। केराना से जितने व्यापारी भाग गए थे
उनका कारोबार चौपट हो गया था। गुंडा टैक्स देते देते और उन्होंने उत्तर प्रदेश से ही पलायन कर दिया था। वे सभी के सभी व्यापारी केराना और कांदला में वापस आ गए हैं। और बेटी आज हर व्यक्ति इस बात के साथ स्कूल भेजता है कि अब हमारी बहन बेटी को कोई भी बाल बांका नहीं करेगा। और भाइयों बहनों, मुझे लगा कि वास्तव में हम सबका सत्ता में रहना सार्थक हुआ। 2 साल के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को जिन स्थितियों पर पहुंचाने का कार्य हुआ है, इसको और भी बेहतर करना, क्योंकि हम सबका मानना है कि गुंडों की जगह तो जेल होनी चाहिए या फिर उनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी चाहिए। इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति कानून के राज को नहीं मानता तो उसको कानून की भाषा सिखाई जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, कानून की भाषा अपराधियों के साथ साथ देश के अंदर देशद्रोह का साथ देने वाले, आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को भड़काने वाले, उनको प्रश्रय देने वाले तत्वों को भी समझाने की आवश्यकता है। और उनको समझाने की दृष्टि आज हम सब आपके पास आए हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों का साथ। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होगा। कांग्रेस के पास प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। देश की कभी राष्ट्रीय पार्टी रही, देश के अंदर सर्वाधिक शासन करने वाली कांग्रेस में प्रत्याशियों का इतना अकाल पड़ जाए। मैं तो राहुल गांधी को एक सुझाव दे रहा हूं कि भाई प्रत्याशी भारत के अंदर नहीं मिलेंगे तो कम से कम इटली से ही कुछ लेके आ जाओ, क्योंकि इटली में बहुत सारे लोग उनकी आड़ में, उनके शासनकाल में इस देश के अंदर अलग अलग गुण खिलाने का कार्य करते थे। कम से कम इस समय भी प्रत्याशी अगर भारत में नहीं मिल रहा है तो बाहर से ही लेके आ जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कहना क्या है, मैं देख करके ताज्जुब कर रहा था। आज प्रदेश के अंदर एक नया गठबंधन बना है। मुझे याद है 5 मई 2014 का बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी का एक वक्तव्य, जब उन्होंने कहा था, चुनावी सभा में ही कहा था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उस समय एक बात कही थी कि जितने भी दलित महापुरुषों के स्मारक बने हुए हैं, इन स्मारकों के बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी। तो उस समय मायावती जी ने एक बयान दिया था और उन्होंने बयान, एक स्पष्ट बयान दिया था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, भारत का संविधान नहीं होता, और अखिलेश यादव भी इससे पहले में किसी जमींदार का भैंस और गाय चरा रहा होता। भाइयों बहनों, ये बातें जो लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे की शकल भी पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे से मंचों पे बातचीत नहीं करते थे, आज इनके पास गठबंधन हुआ है। किस बात को लेकर के? क्या कोई व्यक्ति क्या इतना बुद्धि से, विवेक से इतना कमजोर होगा कि वो जानता है कि देश के अंदर लोकसभा के 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 543 सीटों पर होने वाला ये चुनाव 272 सीट जिसको प्राप्त होगी वही सरकार बनाएगा। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है? 37 सीटों पर। 37 सीटों पर क्या कोई प्रधानमंत्री बनाएगा? 37 सीटों पर 37 की 37 सीटें नहीं जीतेंगी ना। पिछली बार समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर लड़ी थी और पर चुनाव जीती थी 5। इस बार 37 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ रही है और इस दौरान 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर बेहतरीन कार्य हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। एक ओर मोदी जी की 5 वर्ष की उपलब्धियां और वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार आप सबके
सहयोग से 2 वर्ष के अंदर जो आमूल परिवर्तन प्रदेश के अंदर करने में हम लोग सफल हुए हैं, ये सब कार्य अगर आप लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्राप्त होने वाली सीटें और समाजवादी पार्टी की प्राप्त होने वाली सीटों को गुणा करेंगे तो भाइयों बहनों सपा बसपा को उतनी ही सीट प्राप्त होने वाली है। गुणा का नियम है कि अगर किसी संख्या को 0 से आप गुणा कर लो तो उसका परिणाम 0 ही आता है और सपा बसपा गठबंधन का परिणाम भी 0 ही आने वाला है। आपको लगता है ना आप पहुंचाएंगे ना 0 पर? भाइयों बहनों, यही 0 पर पहुंचाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं फिरोजाबाद के लोगों से, सिरसागंज से जुड़े हुए लोगों से और उन सभी जनता जनार्दन से मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन अपने शासनकाल के दौरान सपा और बसपा की सरकारें प्रदेश में व्यापक खुशहाली और विकास के कुछ नए प्रतिमान स्थापित कर सकते थे, लेकिन प्रदेश में इन दोनों ने अपने शासनकाल के दौरान गुंडागिर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार, दंगे और नौकरियों के नाम पर नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के सिवाय, किसानों का शोषण करने के सिवाय, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली के सिवाय कोई भी ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया जो कार्य प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान के संकट से उसे बचा सके। उत्तर प्रदेश जैसे समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया, प्रदेश में व्यापक अराजकता दी, व्यापक गुंडागर्दी दी, पर्व और त्योहारों पर रोक लगाने का कार्य किया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के आयोजन पर रोक लग गई। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई। पर्व और त्योहार आने के पहले प्रत्येक हिंदू में एक सिहरन होती थी कि न जाने दीपावली में क्या हो जाए, न जाने विजयादशमी में क्या हो जाए, न जाने होली में क्या हो जाए, न जाने कौन सा पर्व और त्योहार किस परिवार के लिए तारीख रात बनकर दिया जाए। भाइयों बहनों, ये जानबूझ करके एक शरारतन इन लोगों ने किया था और आज वही परिणाम उसी का कारण है। हम लोग जब आए, मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, सत्ता में आने के बाद जब मैंने पूछा जन्माष्टमी का आयोजन कैसे होगा, तो कहा साहब इस पर तो रोक लग गई। हमने कहा भी जन्माष्टमी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का गौरव है कि राम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, कृष्ण उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, कृष्ण की पूरी लीला स्थली उत्तर प्रदेश में, शंकर का धाम उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज की भूमि उत्तर प्रदेश में, नैमिष की भूमि उत्तर प्रदेश में और देश की और दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश में। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, इनके बारे में कार्य करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहला आदेश किया था, जब सरकारें आई, सबसे पहला आदेश तो मैंने सबसे पहले अवैध मुसलमानों को बंद करने के लिए किया। दूसरा आदेश किया किसानों के कर्ज माफी का। तीसरा आदेश किया रामपुर के जीव जैसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए एंटी रोबो स्क्वाड का गठन किया। और उसके बाद एक कार्रवाई हमारी आगे बढ़ती गई और इसी क्रम में फिर जन्माष्टमी की लगी हुई रोक को हटा करके हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि अब थाना हर पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होना चाहिए और उस भव्यता के साथ उस कार्यक्रम को आयोजित करने का कार्यक्रम हम लोगों ने किया। कांवड़ यात्रा में मैं आश्चर्य करता था, जब कांवड़ यात्रा निकलने की बात आई, सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच निकलती है। 4 करोड़ कांवड़ यात्री इसमें भागीदार बनते हैं। मैंने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को डीजीपी से कहा, मैंने कहा भी आप चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड यहाँ के सभी भक्तगण भाग लेते हैं। इन सभी राज्यों के साथ बैठक करिए, एक कार्य योजना बनाइए, शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम कैसे संपन्न
होंगे। तो मुझे बताया गया, बैठक करके आए, उन्होंने कहा साहब माइक डीजे सब बैन, डमरू नहीं बजेगा, घंटा नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा। तो मैं देख के ताजुब कर रहा था। मैंने कहा आदेश किसने किया? कहा समाजवादी पार्टी की सरकार ने। मैंने कहा देखो आज समाजवादी पार्टी की सरकार में शिव भक्तों की सरकार है और यहां पर माइक भी बजेगा, डीजे भी बजेगा, डमरू भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा। और कांवड़ यात्रियों पर हम पुष्पवर्षा भी हेलीकॉप्टर से करने जा रहे हैं, इसकी तैयारी करिए। और भाइयों बहनों, फिर इन आयोजनों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मनाना प्रारंभ किया। अभी आपने प्रयागराज कुंभ देखा होगा, कितनी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आते हैं, अविरल गंगा निर्मल गंगा के दर्शन करते हैं। देश और दुनिया का कोई श्रद्धालु ऐसा नहीं था जिसने प्रयागराज में आकर के भारत की सनातन परंपरा के सबसे विराट आयोजन का साक्षी न बना हो। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ कुंभ के आयोजन को देखा, दुनिया के लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण कुंभ की घटना एक वैश्विक मानचित्र पर एक अद्भुत भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत हो पाई। प्रयागराज कुंभ में आपने देखा होगा, एक और श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करना और दूसरे का प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सफाई कर्मियों के पाठ प्रक्षालन के माध्यम से सामाजिक समरसता का वर्णन प्रस्तुत करना। यह अद्भुत घटनाएं हैं, देश के अंदर अद्भुत घटनाएं हैं, सामाजिक समता का द्वारा प्रस्तुत करने वाली घटनाएं हैं। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, 5 वर्ष में मोदी जी ने 1.5 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराया, 4 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 9.5 करोड़ गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ, 12.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्हें 6,000 रुपये सालाना की दूसरी किस्त उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद लघु और सीमांत किसानों के पास भी जितने छूटे हुए किसान हैं, इन सबको 6,000 रुपये सालाना हम देने का कार्य करेंगे। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। जो छूटे हुए थे उन लोगों को हमने प्रदेश सरकार की ओर से किया है। 15 करोड़ नौजवानों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पूरे देश के अंदर आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया। और प्रदेश में 3 करोड़ 55 लाख परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाने का कार्य हो। या भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर हर पात्रता रखने वाले वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं के पेंशन को उपलब्ध कराने का कार्य हो। हमने बखूबी इस कार्य को किया। हमने किसी की जाति नहीं देखी, हमने किसी का मत और मजहब नहीं देखा। हमने कांग्रेस की तर्ज पर कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमने तो एक ही बात कही, इस देश के संसाधनों पर इस देश के गरीबों का, इस देश के किसानों का, इस देश के नौजवानों का, इस देश की महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके का अधिकार होगा। हम विकास सबका कराएंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था और उस संकल्प को लेकर के हम लोग चले और संकल्प को जिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज देश दुनिया की एक महाशक्ति बन रहा है। आपने देखा होगा 2 वर्ष के दौरान अपराध का आंकड़ा प्रदेश के अंदर न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है, लेकिन देश के अंदर सुरक्षा के मोर्चे पर भी उसी मजबूती के साथ कार्य किया गया है। कांग्रेस के समय में जब सपा बसपा कांग्रेस को समर्थन करती थी, नक्सलवाद और आतंकवाद देश के अंदर 270 जिलों में था। और आज जब मोदी जी 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं,
तो 5 वर्ष के इन कार्यकाल के दौरान आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद 270 से घट करके 5 से 6 जिलों में सीमित रह गया है। और भाइयों बहनों, विश्वास करिए, मोदी जी को एक और कार्यकाल दीजिए, आतंकवाद, नक्सलवाद सभी के लिए समाप्त होगा भारत की धरती से। भारत के विकास में बाधक जितने भी ऐसे तत्व हैं जिन्होंने भारत के विकास को बाधित किया है, उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कोई कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं इससे कहने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक इसका उदाहरण है। यह स्ट्राइक इसके उदाहरण है। अगर दुश्मन देश के विरोधी दुश्मन देश के घर में भी छुपा होगा, हम वहां भी उसको ढूंढ निकालेंगे। दुश्मन की मांग में घुस करके आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करने का मादा कोई रखता है तो भारत की वर्तमान सरकार रखती, मोदी जी के नेतृत्व में रखती है। भारत का सैनिक शौर्य पराक्रम में कभी कमजोर नहीं रहा। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव के द्वारा पुलवामा के शहीदों का अपमान किया गया। आपने उनके वक्तव्य को सुना होगा, जो उन्होंने देश के शहीदों के शहादत पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था। ऐसा लगता था जैसे राम गोपाल यादव पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोगों को क्या फिरोजाबाद के लोग वोट देंगे? क्या घर घर जाकर के लोगों को बताएंगे कि आतंकवाद की भाषा बोलने वाले लोगों को समय देने का उनको सबक सिखाने का अवसर आ गया है। और ये सबक इस अवसर पर उठाने के लिए, दिखाने के लिए चुनाव एक अवसर आपके पास है। ऐसा नहीं कि पहली बार समाजवादी पार्टी ने ऐसी बात कही हो। वैसे भी राम गोपाल यादव तो इस मामले में बहुत माहिर हैं। बड़ी बड़ी डायरियों में उनके नाम आते हैं, बहुत उसमें इस मामले में उन बड़े माहिर हैं, क्योंकि उनकी जो भूमिका होती है वे बड़ी विचित्र भूमिका है, चाहे वो परिवार के अंदर हो, परिवार के बाहर हो। भाइयों बहनों, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, फिरोजाबाद की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं, मैं केवल आपको अवगत कराने के लिए आया हूं। याद करिए 2005 में जब राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, आतंकवादी समाजवादी पार्टी का झंडा इस्तेमाल करते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने के लिए गए थे। क्या हनुमान जयंती के अवसर पर संकल्प लेंगे? राम भक्त हनुमान की जयंती के अवसर पर संकल्प होगा, जिस झंडे का इस्तेमाल आतंकवादी करते हो, जिस झंडे का इस्तेमाल गुंडे करते हो, उस झंडे के साथ प्रदेश की ये जागरूक मतदाता कभी भी उनका सहयोग नहीं कर सकते। और यही एहसास कराने के लिए आज हम फिरोजाबाद में आए हैं। मुझे याद है जब फिरोजाबाद की बात आती, यहां पर प्रदूषण की समस्या रही हो या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में फिरोजाबाद को नई पहचान दिलाने की बात रही हो, हम लोगों ने यहाँ के ग्रास उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर प्रमोट करने का निर्णय लिया। और भाइयों बहनों, केवल यही तक सीमित नहीं किया, बल्कि आलू उत्पादक किसानों के लिए भी नई पॉलिसी ला करके नए नए फूड प्रोसेसिंग के नए सेंटर स्थापित हो, यहाँ के किसानों के जीवन में खुशहाली आए। पहली बार हम लोगों ने आलू उत्पादक किसानों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा भी की और इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी कोई कर रहा है तो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसीलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में आप सबके बीच में आई है, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ी है, विकास का मुद्दा हो, सुशासन का मुद्दा हो या फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर बड़ी प्रखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य की है और कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके सामने संकल्पित है। आज जब पूरा देश उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम,
महिला हो या पुरुष, जवान हो या बुजुर्ग, हर एक के जवान पर एक ही नाम है, एक ही नाम है। देश के अंदर अनेक राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और हर एक के मुंह पर एक ही नाम है, वह नाम है मोदी का। मोदी, आप उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में कहीं चले जाइए, हर व्यक्ति चाहता है मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री हो। हर व्यक्ति के मुंह पर एक ही नाम है, प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश की पसंद मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, जब मोदी जी पसंद है तो मोदी जी को कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को वोट पड़ेगा। याद करना कि कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को पड़ने वाला वोट होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी विश्वास के साथ आपके सामने अपने बहुत पुराने कार्यकर्ता डॉक्टर चंद्रसेन जादौन को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, आप विश्वास करिए, डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एक कार्यकर्ता का अंतिम पायदान पर खड़े हुए कार्यकर्ता का भी सुनवाई होगी। यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। एक ही परिवार के 6 लोग समाजवादी पार्टी में लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं किया। हर कार्यकर्ता को पूछेंगे, हर कार्यकर्ता का सम्मान करेंगे। और इसलिए अगर आप चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आप सब डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी को कमल चुनाव चिन्ह पर